अगर मैं नॉर्मली अपनी स्पीड से लिखूं तो 3 घंटे में मैं 10 क्वेश्चन भी नहीं लिख पाऊंगा आईएएस लेवल के। 7 मिनट में आंसर लिखना मजाक नहीं है। मैंने अपना मोटिवेशन कैसे खोया था, मैंने इतना ओवर इन्फॉर्मेशन अपने कॉपीज में रख लिया कि जब देने गए एग्जाम तो ये लगा कि इतना तुम रिवाइज ही नहीं कर पाए। ये एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, इस एग्जाम का प्रोसेस डिफिकल्ट है। एक प्राइवेट कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा कि हमें सीजन्स पता है, उसको देखना है कि हाँ अगर ये बच्चा यूपीएससी के 3-4 साल अटेम्प्ट देके अब अगर यूपीएससी छोड़ के ये प्राइवेट सेक्टर में आना चाह रहा है तो उसको क्या आता है। अब साइंस बैकग्राउंड से तुम ह्यूमैनिटीज चेंज करोगे, उसमें थोड़े नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री में। मैंने नहीं किया कम यार, मुझे ही बोल रहे हो कि कम कर दिया, मैं भागने वाला हूं। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सिमरन है और मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूंगी। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में आपको लग रहा है जो केवल पढ़ेगा वही पास होगा, तो यूपीएससी का एग्जाम पूरा का पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एग्जाम है। ये एग्जाम सीपीआर मॉडल पे चलता है। सीपीआर मॉडल ये कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस और रेजिलियंस। कंसिस्टेंसी इज बोरिंग एंड दैट्स व्हाई इट वर्क्स। इसीलिए वो काम कर जाते हैं क्योंकि हर कोई कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है। 12th के बाद एक बड़ा डिसीजन लेना होता है कि हम कॉलेज रेगुलर ज्वाइन करें या फिर हम नॉन रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करें, अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और यही डिसीजन आपके अगले 2-3 साल को डिफाइन करेगा कि आपके अगले 2-3 साल कैसे होंगे। कॉलेज के साथ यूपीएससी करना है, नॉन गोइंग है, गोइंग है, कॉलेज के साथ दोनों कैसे मैनेज करना है, उन सारे सवालों का जवाब आज आपको इस सेशन में मिलने वाला है। तो यहाँ पर आज एक रियल Q&A सेशन होने जा रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी पहली बार इस यूपीएससी की फील्ड में एंटर कर रहे हैं, कदम रख रहे हैं, पहला कदम लिया है और वो इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज हम इस सेशन में ऐसे सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। मेरे साथ है दीपेंद्र सर, आदित्य सर एंड ऋषि सर, और यहाँ पर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। तो एक सवाल आप लोगों से ये है कि वाई यू वॉन्ट टू बिकम IAS? हेलो सर, सो माय नेम इज़ नव्या तिवारी एंड सर मैं IAS इसलिए बनना चाहती हूँ, नॉट फॉर द सर पावर एंड ऑल। सर मुझे बनना है क्योंकि मुझे सोसाइटी को ठीक करना है सर, मुझे एजुकेशन सिस्टम ठीक करना है सर। बिकॉज़ जिस बैकग्राउंड से मैं आ रही हूँ, जिस स्कूल में मैं जा रही हूँ, वहाँ पे मैंने फेस किया है कि एक स्टूडेंट होकर एक स्टूडेंट कैसे अपनी लाइफ में फेस करता है, एक एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो सर इन सब चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि सर मतलब इस अथॉरिटी पर आकर मुझे इन सब को चेंज करना है सर, इसलिए मुझे IAS बनना है। हाँ, मेन बात है अपने देश में जो सिस्टम है उसमें करप्शन ज़्यादा है और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे करप्शन का लेवल ज़्यादा हो रहा है। ऐसे कुछ केसेस भी हुए हैं जिसमें मैंने अपने खुद विजुलाइज किया हूँ कि करप्शन जो है हर लेवल पे ज़्यादा है। तो इस करप्शन को अपने एंड पे एक डिसीजन लेके कम से कम अपने एक IAS बन के एक डिस्ट्रिक्ट को ही करप्शन फ्री बनाने की कोशिश करूँगा मैं। सर डेवलपमेंट तो सर कोई सी भी एरिया में कर सकते हैं, मतलब कोई सी भी फील्ड में। तो फिर सर IAS बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर उसमें अपॉर्चुनिटी काफ़ी सारी मिलती है कि तुम लोगों की पर्सनली जाके हेल्प कर सकते हो और उनके पर्सनली मतलब कि पूछ सकते हो कि क्या ही प्रॉब्लम है। ऐसे ये तो NGO भी करते हैं। नहीं सर, क्योंकि सर जैसे मैं अभी बीटेक कर रही हूँ तो उसमें मैं एक पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट कर सकती हूँ और अगर मैं IAS में जाऊँगी तो उसमें मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा। अच्छा, आप? हाँ, हमारे देश के अंदर एजुकेशन इस लेवल में अभी नहीं आया है कि जो हम गाँव में जाएं तो एजुकेशन के ऊपर हमें काम करना चाहिए, मगर हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो उतना नहीं करते हैं और हमारे यहाँ की पब्लिक भी इतनी एजुकेशन मतलब पे फोकस नहीं करते हैं, खासकर गाँव में। किसी को इंतकाम नहीं दिखाना सर, आदित्य सर को इंतकाम। आप लोग सब लोग मतलब पावर सब ठीक करना है, सब खराब चल रहा है, पैसे नहीं कमाने। सर ये अभी तो ऐसी जुनून रहता है, बाद में बदल जाते हैं लोग। अभी आपने ये निर्णय लिया है, आप यूपीएससी की तैयारी करने आए हो, तो जो दृढ़ निश्चय आपने लिया है और जो संकल्प आपका है अभी, उसको बाद तक भी रखना है। सबसे बड़ा तो ये निश्चय लेना है अभी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ये गाइडेंस नहीं मिल पाता कि उन्हें IAS क्यों बनना है। तो मैं IAS इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि मैं उनका इंस्पिरेशन बन सकूँ और उन्हें ये एक राह दिखा सकूँ कि मैं अगर कर सकता हूँ तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते।
सर मैं भी पूछता जी, हूँ जी। बच्चों से, एक सवाल बस तुम लोगों से है, कोई भी देना चाहे कि आईएएस का मुख्य रोल क्या है? सर जैसे एक घर में पिता का रोल होता है, उसको सब कुछ लेकर के चलना पड़ता है कि क्या ज़रूरत है और क्या उनको अभी प्रोवाइड करना चाहिए, वैसा ही एक आईएएस का रोल होता है कि उसको पूरे ज़िले के अंदर सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है और उनको हर एक चीज़ देखनी पड़ती है कि कहाँ डेवलपमेंट हो रहा नहीं हो रहा सब कुछ। सर एक आईएएस का रोल सर लोअर लेवल से लेके सर अपर लेवल, सर देश को चलाने का पूरा रोल एक सर आईएएस ऑफिसर के ही अंदर ही आता है सर मेरे हिसाब से। अच्छा, क्या पुलिस प्रशासन जो माने जिले में होता है, क्या वो आईएएस के कंट्रोल में होता है? सर यस सर, वो भी तो आईएएस के कंट्रोल में होता है सर। चलिए, तो मैं बाकी जो लोग हमको वीडियो में देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। आपके कमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोगों के दिमाग में अगर कोई सवाल है यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर, तो वो आप लोग हम चारों फैकल्टीज से पूछ सकते हैं। एनीवन, यू कैन स्टार्ट। किसी के मन में कोई सवाल? हाँ जी। नमस्ते सर, मेरा नाम सौरभ कुमार है। सर मेरा डाउट मेंस में आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग है। जैसे सर अभी तक हमने बोर्ड्स दिए हैं तो उसमें हमको मैक्स टू मैक्स 150 वर्ड्स में लिखना होता है और 10 मिनट्स से 50 मिनट्स के बीच में हम लिख लेते हैं। लेकिन सर अब 3 घंटे में हमें 20 क्वेश्चन लिखने हैं, वो भी 250 शब्द में। तो सर आंसर राइटिंग की स्पीड प्लस कंटेंट प्लस एफिशिएंसी, सर ये 3 मैच करने में प्रॉब्लम हो सकती है सर। तो मेरे को उसके रिगार्डिंग पूछना है कि सर अगर मैं नॉर्मली अपनी स्पीड से लिखूं तो 3 घंटे में मैं 10 क्वेश्चन भी नहीं लिख पाऊंगा आईएएस लेवल के। तो सर मेरे को यही पूछना है कि सर कैसे जो अभी तक सेलेक्ट होते हैं वो अपनी आंसर राइटिंग को कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे उन्होंने अपनी एफिशिएंसी बनाई होती है सर। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जो बात आपने बोली है ये बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है कि मेंस में स्पीड मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। पहला सबसे बड़ा तो टास्क यही है कि हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। इसीलिए एक बात आप अपने जहन में हमेशा रखना, हम हमेशा बोलते हैं ये एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, इस एग्जाम का प्रोसेस डिफिकल्ट है। वो प्रोसेस में जैसा आपने बोला 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं, अगर मैं यही 4 घंटे दूं ना सबको, एवरीबडी विल बी एबल टू राइट देम विद इक्वल एफिशिएंसी, सब अच्छा लिख पाएंगे। और आप ये भूल जाइए कि कोई एक अच्छा आंसर होता है, कोई भी एक अच्छा आंसर नहीं है। आपको अपना बेस्ट वहां पे दे के आना है, जिसकी तैयारी आप पहले करते हैं। अब वो 3 घंटे में आपने 10 मिनट में या 7 मिनट में जो भी आपको टाइम फ्रेम मिला है उसके अंदर कैसे आप आंसर लिखेंगे, जब आप पहले उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। आप अपने होमवर्क करते हैं, जब जैसे आप अभी 12th पास करके आए हैं, आपने क्या किया, बस डिफरेंस क्या है मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूं। डिफरेंस ये है कि 12th में हमारे पास एक डिफाइंड सिलेबस है, डिफाइंड क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन हम पढ़ के गए हैं, वही क्वेश्चन हमने वहां लिखना है। बट यूपीएससी में क्वेश्चन वो नहीं आता जैसा हम हूबहू पढ़ के गए हैं। तो हमें अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है, अपने होराइजन्स को ब्रॉड करना है, खोल देना है दिमाग को, अपने जितने भी दिमाग के अंदर थॉट्स आते हैं उनको कंसोलिडेट करना है। वही यूपीएससी का गेम है। 7 मिनट में आंसर लिखना मजाक नहीं है, ये बात तय है। बट ये कब होगा, और कोई भी व्यक्ति ये सब चीजें बचपन से थोड़ी सीख के आता है। मैं साइकिल चलाना कैसे सीखा, मैं माँ के पेट से साइकिल चलानी नहीं सीख के आया हूं। जब मैं आया, चलाना सीखा, गिरा, फिर वापस चलाया, फिर गिरा, फिर वापस चलाया, उसके बाद मुझे पता भी नहीं है कि मैं साइकिल, मेरे दिमाग में वो थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया, वो कोऑर्डिनेशन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन सब चल रहा है। जब आप बार बार आंसर लिखेंगे, बार बार एक ही चीज को लिखते रहेंगे, अपने आप दिमाग में वो फ्रेमवर्क सेट हो जाएगा कि हाँ ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 7 मिनट में लिखना है, 150 वर्ड्स है, टाइम डिसाइडेड है, स्पेस डिसाइडेड है, इंफॉर्मेशन दिमाग में है, उसको कंसोलिडेट करके एक पर्टिकुलर पैटर्न से हमें लिखना है। वो कैसे होगा, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, दैट इज इट। थैंक यू सर। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि अभी आप लोगों ने अपनी पढ़ाई एकेडमिक की है, हाँ या ना? 12th आप लोग कर चुके हैं, तो ये पढ़ाई अभी तक आप लोगों ने एकेडमिक का किया है। आईएएस का एग्जाम एकेडमिक है कि कॉम्पिटिटिव है, क्या लग रहा है आपको? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो एक बड़ी गलती जो बच्चे यहाँ करते हैं, क्योंकि वो 12th तक पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेजुएशन तक एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एग्जाम कॉम्पिटिटिव है, एकेडमिक नहीं है, क्योंकि यहाँ लाखों बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम में और सिलेक्शन केवल 1000 बच्चों का हो रहा है। तो इसलिए यहां वो पढ़ने का तरीका नहीं होगा जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं। जैसे
आप क्या पढ़ रहे थे अभी तक? देखो कैसे पढ़ने का आपका तरीका था। पहले आप पढ़ते थे एक टॉपिक किताब से, उसके बाद उसके पीछे हुए क्वेश्चंस जो होते थे उसको देखते थे, सॉल्व करते थे कि नहीं? बताओ पहले, हाँ या ना? यहाँ ये नहीं चलेगा। आपको पहले क्वेश्चंस देखने होंगे कि पूछे क्या जा रहे हैं। अगर मैं एक टॉपिक लेकर बैठा हूं तो इसकी जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मॉडल क्वेश्चंस कैसे हैं या प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले उसको देखो। और उसके बाद जब आप पढ़ने लगोगे तो आप फोकस हो जाओगे। आपको पता होगा कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपका पढ़ने का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा। और बेकार का मेहनत, क्योंकि यूपीएससी में एक बहुत बड़ी बात है, याद रखना इस बात को, जो अधिकांश बच्चे गलती कर रहे हैं, क्या पढ़ना है इस पर सब भागते हैं, क्या नहीं पढ़ना है इस पर फोकस नहीं करते। और आपको उस पर फोकस करना है। और वो कहां से आएगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने साथ लेकर बैठेंगे हमेशा। वो आपका डायरेक्शन, दिशा दिखाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम हमेशा दिमाग में बैठाकर रखना है। ठीक है? एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले मैंने अपना मोटिवेशन कैसे खोया था? मेंस में हुआ ये कि इतना पढ़ा, इतना नोट्स लिखा, जो बात सर कर रहे थे कि आपको लिमिटेड कर लिखना है, मैंने इतना ओवर इन्फॉर्मेशन अपने कॉपीज़ में रख लिया कि जब देने गए एग्ज़ाम तो ये लगा कि इतना तुम रिवाइज़ ही नहीं कर पाए। और ये फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम एग्ज़ाम देने पहुंच रहे हैं तो जितना मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज़ तो कर लूँ मैं, लेकिन मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई कि यार जितना पढ़ा उतना रिवाइज़ ही नहीं कर पाया हूँ मैं। तो ऐसा लग रहा था कि यार वो भूल रहे हैं, और वही दिमाग में आ रहा था कि वो रिवाइज़ नहीं कर पाए, वो रिवाइज़ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आते हुए क्वेश्चंस भी वहाँ पर दिक्कत में आ गए। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है सर। वैसे तो देखो, राइट योर ओन स्टोरी, सब नई गलतियां करो, गलतियों को रिपीट मत करना। ठीक है? गलतियां करना, गलतियों का ही तो समय है। उस दिन गलती नहीं करनी है, आज करो, अभी करो, पर लेकिन गलतियों से सीख लो कि यार हाँ ये मिस्टेक हो गई, ये नहीं करनी है दोबारा। नई गलती करेंगे अगले दिन, उससे भी सीखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे बस। सर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब हमारा पहला अटेम्प्ट था, हम सीपी के पास हमारा सेंटर आया, हम सब लोग लाइन में खड़े थे, हमारे आगे भी एक व्यक्ति थे, और उस समय उन्होंने बोला कि आपका बैग हम यहाँ पे जमा नहीं करेंगे। तो हम भी घबरा गए, एग्ज़ाम से पहले पहला अटेम्प्ट है, आप घबरा जाते हो नॉर्मली कि कहाँ रखें बैग, फ़ोन है आपका, कोई साथ में नहीं है। तो मेरे आगे जो 2 लोग खड़े थे वो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, वो गए, उन्होंने बात की अपने जो भी सेंटर पे इन्विजिलेटर या जो भी वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन्होंने उनकी बात मानी और हमने अपने बैग वहाँ रख दिए। बट हमारे लिए एक बात तो अच्छी हुई कि यार हमारा बैग रखा गया, बट साइमल्टेनियसली एक फियर भी आ गया कि आगे वाला है कौन, ऑलरेडी IRS था सर वो। बट हमने सीखा क्या? नेक्स्ट टाइम जब हम सेंटर पे गए सर, हमारे 2 दोस्तों का एक ही सेंटर आया, हम लाइन में थे, हम आपस में जब बात कर रहे थे, हमें पता है पिछली बार किसी ने हमें निपटाया था, ये बोल के हम भी यहाँ पे कंपटीशन कम करेंगे। कैसे? हम आपस में बात करने लगे, हाँ भाई क्या पिछले साल क्या रहा तेरा? यार IRS था, अभी रैंक इंप्रूवमेंट करने आया हूँ। आगे वाला बंदा ऐसे मुड़ा, पीछे वाला ऐसे सुनने लगा। हमें उसी समय पता था ये पहले 2 सवाल में नर्वस हो जाएगा, क्योंकि उसको ये कंपटीशन का गेम है, स्मार्टली चलना पड़ता है। मुझे पता ना, हमने 2-3 लोग वहीं निपटाए सर इसी तरीके से। कंपटीशन कम करना कैसे भी करो, मतलब ये आपको स्मार्ट गेम है, स्मार्टली ही खेलना पड़ेगा। प्रीलिम्स तो पैटर्न रिकॉग्निशन का गेम है, जितना अच्छे से आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लोगे, वो आपके पास वो स्किल है, प्रीलिम्स फेल नहीं होगा कभी भी। जेन्युइनली एक बार मेरा सर रूम पार्टनर था, उसका नाम पंकज है, ही इज़ नाउ टीचिंग इन DU। तो वो पहला एग्ज़ाम देने गया था UPSC का, तो उसके सेंटर पे कई बार सेंटर ऐसा होता है जहाँ पर पंखे नहीं होते हैं या पंखे होते हैं, बहुत गर्मी होती है, तो बहुत गर्मी हो रही थी, और इस ऐसी गर्मी में एग्ज़ाम होता है, तो पूरा उसके यहाँ पर हाथ में ना पूरा स्वेट था, पसीना था, तो उसने ध्यान नहीं दिया, और जब वो आंसर मार्किंग करने गया और जब OMR भरने लगा तो उस पर उसने हाथ रखा, जिसकी वजह से वो पूरा इंक जो है, आपको पता है थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर OMR काउंट नहीं करेगा उसको, एंड दैट वाज द थिंग। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ होती हैं छोटी छोटी, कि पसीना आ रहा था, वो ध्यान नहीं दिया, हाथ रख दिया, तो इस तरह की चीज़ें होती। चलो एनीवे, और बताओ सवाल कुछ, और क्या चल रहा है जीवन में? हाँ, मेरी जर्नी ऐसी रही है कि हम लोग पहले मुरैना में थे, तो वहाँ से मेरे पापा छत्तीसगढ़ चले गए। तो छत्तीसगढ़ में एजुकेशन अच्छी है,
मुरैना के चलते। तो वहाँ पर मैंने 12th की, बट वहाँ का एजुकेशन सिस्टम पहले थोड़ा सा ठीक था जहाँ पे मैं पढ़ रही थी ब्लॉक में, बट उसके बाद में वहाँ की जो टीचर स्टाफ है जिसके कारण ही पूरा स्कूल चलता है, वो ऐसा हो गया कि अभी मेरे भाई बहन वहीं पढ़ रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ PW मैं आज यहाँ पर हूँ। बट मुरैना में क्या है कि अभी भी लड़कियों को ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पे पैट्रियार्की अभी भी है। तो मुझे IAS इसलिए भी बनना है कि वहाँ देखें और अपनी अपनी लड़कियों की, अपनी बच्चियों की शादी जो 18 तो 20 में कर देते हैं, उनको देखें कि हाँ वो सिर्फ ब्याहने के लिए नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम मैं एग्जाम्पल तो बनूँ मुरैना में, और मेरे को इसलिए बनना है क्योंकि मैंने भी करप्शन काफ़ी देख लिया है और मुझे करप्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रही बात मेरे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम देख के, मुझे अभी भी मैं अपने पापा से यही बोलती हूँ कि मुझे ख़त्म करना है, और मेरे पापा भी लाइक कह रहे तू पहले पढ़ ले उसके बाद देखेंगे। मैंने कि नहीं, मैं जब ऐसे DU में पढ़ रही हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं पॉलिटिक्स देख रही हूँ, यहाँ पे छात्र ही इतना सब कुछ कर देते हैं कि तुम क्यों नहीं कर सकते, और जब मैं अभी से सोचूंगी तो आगे जाके क्यों नहीं कर पाऊंगी। और क्वेश्चन मेरे ये हैं कि फर्स्ट तो है कि मैंने साइंस से एक और मैं ऐसे ब्लॉक में रहती हूँ जहाँ सिर्फ साइंस के अलावा कुछ नहीं है। तो अगर मैं अभी UPSC मेरा फर्स्ट से गोल था, बट बिकॉज ऑफ कि वहाँ साइंस के अलावा कुछ नहीं था तो मुझे साइंस ही लेनी पड़ी। CUET में साइंस में अगर तुम देखना चाहोगे तो 700-800 में काउंट होता है, बट अगर हम देखें तो ह्यूमैनिटीज़ में चेंज करने के लिए 1000 लाने पड़ते हैं तुमको। 1000 में अभी 1000, अब साइंस बैकग्राउंड से तुम ह्यूमैनिटीज़ चेंज करोगे, उसमें थोड़े नंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री में। मैंने नहीं किया कम यार, वही सर मैं आपसे पढ़ी हूँ तो आप ही को बताऊंगी। मुझे ही बोल रहे हो कि कम कर दिया, मैं भागने वाला हूँ। नहीं सर, मैं आपसे 9 से पढ़ी हूँ, तो मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा हो तो मैं सारी शिकायतें मुझसे ही होंगी, मतलब नहीं ये हो गया तो सर नंबर कम हो गए, 100 नंबर नहीं आ रहे हैं, 1000 नहीं आ रहे हैं। अरे सर वो पता है मैं अभी अपने भाई बहन को ये बोलती हूँ, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को ये बोलती हूँ कि मैं अपने टीचर्स, स्कूल वालों को नहीं मानती। मेरे 8 तक जितने टीचर्स थे वो अच्छे थे, मैं उनको अभी भी याद रखती हूँ, बट मेरे सारे टीचर मैं ये बोलती हूँ कि अलग सर आप और 10, 12 तक जितने CUET में जितने, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैठो। पता है क्या, बैठो, सब अच्छा है, इतना नहीं होता है ना, सब अच्छा है, ठीक है। बोलो, अब आराम से बोलो। इमोशंस जो है वो डेफिनेटली रोल प्ले करते हैं, बट हमें उसे कंट्रोल करके इस पे काम करना है। ये हमारी वीकनेस नहीं होना चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है ना। तो बदलाव करना है, तो मैं समझ रहा हूँ। इसको देखकर सुनकर एक बात तो लगा है कि सरकार जो कह रही है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, वाकई ही विकसित बनेगा अगर ये सोच वाले बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। सर बनेगा यार। नेवर फॉरगेट हु यू ट्राई टू बिकम। जो तुम बनना चाहते हो ना, वो मत भूलना कभी भी यार, मुझे क्या बनना था, क्या बनूंगा मैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने साइंस से ह्यूमैनिटीज़ चेंज किया है, तो उसमें मैं अभी, क्योंकि साइंस का पढ़ना और ह्यूमैनिटीज़ का पढ़ना काफ़ी अलग होता है, मैंने देख लिया। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और अभी मेरा एंड होने वाला है फर्स्ट ईयर, मई में पेपर भी हमारे। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि DU के इतने हसल कल्चर में हम कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट देखें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। आपका फर्स्ट ईयर हो चुका है, खत्म होने वाला है? हाँ। ओ अच्छा। यू आर फ्रॉम DU? यस। विच कॉलेज? IPCW। IP से। देखो, पहला सवाल कि साइंस साइड से ह्यूमैनिटीज़ की तरफ आना, मैं भी साइंस साइड से ह्यूमैनिटीज़ की तरफ आया हूँ। मेरा भी क्लास 12 तक जो है PCM था, और फिर मैं ह्यूमैनिटीज़ में मैंने BA किया, पॉल साइंस, फिलॉसफी और एंशिएंट हिस्ट्री में। तो ये जो आप साइंस से ह्यूमैनिटीज़ की तरफ आते हो, तो इस पर कोई आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रही है? मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी थी पर्सनली। ठीक है, लगता है कि आंसर राइटिंग बड़ी बड़ी करनी है, हम एक बार की ह्यूमैनिटीज़ की तरफ आते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट ये सब्जेक्ट ऐसे हैं ना जो आपके अराउंड घूम रहे होते हैं। मुझे टेक्निकली PCM ना मैं फील ही नहीं कर पाता था। मैंने लिया ज़रूर था, बट फील ही नहीं होता भाई, क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कहाँ नाच रहा है, क्यों नाच रहा है। मेरे साथ ऐसा होता था। यहाँ पर सब बीटेक वाले बैठे हैं, मैं मुझे सुनने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि जब आपको टीचर्स अच्छे मिलते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ बहुत ऐसी है कि रियल टाइम एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि अच्छा सिस्टम कैसा चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चल रहा है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, है ना, कुछ थ्योरीज दी गई हैं पॉलिटिकल थिंकर्स ने, ऐसा क्यों दिया, अच्छा ऐसा सोच है, ये होता है, प्लेटो, सोक्रेट्स, कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई, ऑल दीज थिंग्स। तो मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट आया। तो नंबर 1 पहला चीज़ होता है इंटरेस्ट।
तो मुझे चूंकि उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया था तो मेरे लिए वो आसान हो गया। दूसरी बात, मुझे सच में टीचर्स बहुत अच्छे मिले थे तो मुझे बड़ा उसमें अच्छा लगा था स्विच करना कि चलो ठीक है। और एक चीज़ ये भी हो गई थी यार, मैं शायद कहीं ना कहीं PCM को थोड़ा सा दूरी कर रहा था, तो मुझे इसमें जुड़ना बड़ा अच्छा लगा, है ना। किसी को अगर हिट करो और दूसरे को पसंद करो। एक बात ये भी है सर, आज के दौर में हम बोलते हैं ना फोमो है, वो फोमो अगर आप यहाँ रहोगे तो साइंस का फोमो रहेगा, साइंस में रहोगे तो यहाँ का फोमो रहेगा। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मुझे लगा जब मैंने जॉब किया, जॉब करने के बाद जब मैं इसमें आया तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ, मुझे एनलाइटन फील होने लगा कि इतना कुछ होता है, जो चीज़ें मैं जिनसे भाग रहा था ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर वो पढ़ते पढ़ते अब मुझे, जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ वो AI में काम करते हैं तो मुझे उनका फोमो होता है। इट इज़ समथिंग, जो काम आपने पकड़ा है उसको आप अगर बेहतर तरीके से करोगे उसमें सक्सेस पाओगे, अपने आप अच्छा लगने लगेगा। बस आपको पता है टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे जो होते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि उनके पास अप्रोच कैसा होता है पढ़ने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इस एग्ज़ाम को तैयारी करने जा रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि पहले आपको अपना फाउंडेशन तो बनाना ही होगा। कई बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो देख चुके हैं कि सर इसमें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, करंट अफेयर है, इतना कुछ है। पहले ये सब छोड़ करके पहले अपना बेस बनाइए। और बेस में 4 सब्जेक्ट एकदम इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एक सर साइंस या पॉलिटी ले लीजिए। ये 4 ऐसे टॉप सब्जेक्ट हैं जिसको पहले आपको पढ़ना ही होगा। इसके बाद आप सोचिए कि हम मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना है। पहले इसका बेस बनाइए और थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए सेल्फ स्टडी करना। जूझने वाला एग्जाम है, जितना जूझोगे, जितना घिसोगे, जितना घरोगे चीज़ों में, उतना रिफाइंड होके आओगे, उतनी जानकारी मिलेगी, इतनी बड़ी पब्लिक की जिम्मेदारी होगी। कुछ तो मैच्योरिटी लेवल आना चाहिए ना। तो मैच्योरिटी को खरीद के नहीं मिलेगा, किसी परचून की दुकान पे 5 रुपए का मैच्योरिटी दे दो, बनती है। और वो तब आएगी जब खुद झटके खाओगे, खुद जब ठोकर खाओगे, खुद सीखोगे, तब समझ में आएगा कि हाँ ये कर सकते हैं, ये नहीं करना है, ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा। सो इट इज़ अ गेम विच विल कम विद टाइम एंड प्रैक्टिस, दोनों चीज़ें मांगेगा आपसे। चलो भाई अगला सवाल। हाँ देखो, बहुत सीरियस सवाल मत पूछना यार, डर जाते हैं हम लोग। नमस्ते सर, माय नेम इज़ तुषार कुमार पंडित। सर मेरा सवाल ये है कि अभी तक मैं 12th में था, तो 12th में केवल मेरा पर्सनली ये टारगेट था कि क्लास में मेरे 10th तक 200 बच्चे, 12th तक केवल 50 बच्चे आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के, मैथमेटिक्स के। तो मेरा टारगेट ये रहता था कि इन 50 बच्चों में कि मुझे अपना बेस्ट करना है और नंबर 1 पे आना है। और आज तक पेरेंट्स का आशीर्वाद, आप लोगों का आशीर्वाद से ये हुआ भी है, और अभी भी 12th में भी टारगेट है कि ऐसा ही होगा ही। लेकिन अभी 12th के बाद ट्रैक बहुत सारे हैं, एक UPSC, उसके बाद ग्रेजुएशन भी। तो ग्रेजुएशन भी केवल नाम के लिए नहीं, मेरे पर्सनली ये है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो नंबर भी आपके आएंगे ही। तो 12th के बाद अगर मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, ड्यू जैसे, ड्यू में हंसराज, किरोड़ीमल, तो इनके लिए इसमें मैं अपना बेस्ट कैसे दूं, और ग्रेजुएशन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में नंबर के साथ साथ UPSC की प्रिपरेशन कैसे मेंटेन कर रखूं। देखो पहली चीज़ तो ये है कि UPSC आपसे कोई स्कोर कार्ड नहीं मांगेगा कि भैया तुम्हारे DU में कितने % थे, 12th में कितने % थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। UPSC आपसे ना आपका कंसिस्टेंसी मांगेगा, तुम कितने कंसिस्टेंट थे, तुमने प्रिपरेशन में क्या किया, ऐसा क्या सीखे हो, है ना। तुम बताओ मुझे कि तुम्हें हम क्यों सेलेक्ट करें, इन्हें सेलेक्ट ना करें, इन्हें सेलेक्ट ना करें, आपके अंदर वो एक्स फैक्टर क्या है। तो ये स्कोर कार्ड का कोई सीन नहीं है। आपके मार्क्स विल नॉट डिफाइन कि आप IAS बनेंगे या नहीं बनेंगे, या इसका कोई इंटरव्यू में इम्पैक्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो स्कोर कार्ड विल नॉट मेक अ डिफरेंस, ये एक सीधा आंसर होगा। और दोनों अगर हाँ मैनेज करना ही है कि हमें, तो देखो यार कॉलेज का समय ऐसा होता है कि क्या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो? जी यस। क्या सब्जेक्ट्स हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी, इंग्लिश और एक एडिशनल है। जितना आप सब्जेक्ट बता रहे हो ये सारे सब्जेक्ट UPSC के प्रिपरेशन में आते हैं जी। तो जब आप तैयारी करोगे UPSC की तो कॉलेज का भी तैयार हो रहा है, और कॉलेज पढ़ोगे तो UPSC भी तैयार हो रहा है। UPSC का सिलेबस ना मैं आपको बताऊं, जैसे आपका BA का जो सिलेबस होगा और जो MA का सिलेबस होगा कहीं ना कहीं उसके बीच में फॉल कर जाएगा, उतना आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा होगा। तो जब आप तैयारी करोगे, आप BA के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो और अच्छी बात है कि आप वहाँ भी आंसर ऐसे लिखो कि आपको सच में जो UPSC में लिखने हो, तो वहीं से प्रैक्टिस करना शुरू करो। अलग से कैसे आप अपने सेशंस में आंसर लिखोगे, अपने आप इंटरनल्स या फिर जो भी आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसमें आंसर लिखो, तो आंसर भी ऐसे लिखो कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।
तो मेरे ख्याल से ये तो और अच्छी सिंक वाली बात है, आप ज़्यादा सिंक हो, अच्छे में सिंक हो आप, कि आप दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हो और अलग से आपको कॉलेज में ऐसा कोई ज़्यादा वक्त देने का या फिर मेरे हिसाब से जो सब्जेक्ट्स आपके हैं उसमें आपको ज़्यादा टाइम अलग से नहीं देना है। अच्छा बेटा, एक बात आपको क्या लगता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए? 6 to 8 आवर। 6 to 8 आवर्स जी। ये मैं बोल रहा हूँ 6 to 8 आवर्स भी आपको नहीं पढ़ना है, आप 3 से 4 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। जी सर। पहला। दूसरा, आप अभी कॉलेज में हैं, इंजॉय योर कॉलेज लाइफ ऑल्सो। आपको लग रहा है जो केवल पढ़ेगा वही पास होगा, तो यूपीएससी का एग्जाम पूरा का पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एग्जाम है ये। जी सर। केवल आप सोचिएगा कि मैं रूम बंद करके पढ़ूंगा, किताबी कीड़ा, बुक वॉर्म हो जाऊंगा, पक्का बात है कि आप हो सकता है प्रीलिम्स निकाल लेंगे, बहुत हुआ तो मेंस तक जाएंगे, इंटरव्यू में जाकर आप फिर से पीछे हो जाएंगे। क्योंकि आप देखिए ना, पूरा प्रोसेस देखिए इसका। जी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, ये तो आपका यूपीएससी प्लान ए ही है और यही दिल में है आपके जी। और इसी को पाना है, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपके थ्रू और सब बच्चों से कहना चाहूँगा जो जिन्होंने 12th पास किया है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कि उनको अपने प्लान बी पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि है ये कॉम्पिटिटिव, लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, 1000 बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। यस सर। आपका मोटिवेशन यहाँ बहुत हाई चाहिए, लंबा चाहिए, क्योंकि मैराथन है ये पूरा। यस सर। तो वहाँ आपके लिए बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अपने मोटिवेशन के लिए, फैमिली के सपोर्ट के लिए, कि आप प्लान ए के साथ साथ थोड़ा सा प्लान बी पर भी वर्क कीजिए। और ये कॉलेज के टाइम में अच्छा अवसर है कि आप यहाँ पर, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आप इसको अच्छे से स्ट्रक्चर और डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मतलब ऑप्शंस दिए दे रहा हूँ। कई बार ना लोग सोचते हैं प्लान बी क्या, ये तो बता दो सर। हाँ मतलब मैं बताऊँ ऑनेस्टली, कॉलेज में अभी तुम कॉलेज पहुँचोगे ना, अभी तो तुम जस्ट एग्जाम होएगा तुम्हारा जी। तो कॉलेज के में तुम्हारे 3 से 4 साल कॉलेज में रहोगे, एक लैंग्वेज सीख लो, फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी चीज़, ठीक है, कोई फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, तो लेकिन कोई लैंग्वेज सीख लो। एआई टूल्स आ गए हैं, एआई टूल्स कुछ सीख लिए, मान लिया ह्यूमैनिटीज़ के हो, लेकिन एआई तो प्रॉम्प्ट देना आना ही चाहिए, हर किसी को आना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अपना प्लान भी जैसे क्या हो सकता है कि भाई जैसे ना कई बार मिनिस्ट्रीज़ इंटर्नशिप देती हैं, मिनिस्ट्रीज़, कई तरह की मिनिस्ट्रीज़ हमारी जितने भी 70-75 मंत्रालय हैं, ये सब बच्चों को बुलाते हैं जो कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, तो उनमें तुम इंटर्नशिप कर सकते हो, वहाँ से तुम्हारा एडमिशन हो सकता है। उसमें चीज़ें बहुत हैं, करने को बहुत है। क्योंकि देखो ईमानदारी से बताऊँ, आई विल बी वेरी ब्रूटल सर, प्राइवेट सेक्टर को क्या फ़र्क पड़ता है कि हमें औरंगज़ेब का डेट ऑफ बर्थ याद है? एक प्राइवेट कंपनी को क्या फ़र्क पड़ेगा कि हमें सीजन्स पता हैं? उसको देखना है कि हाँ, अगर ये बच्चा यूपीएससी के 3-4 साल अटेम्प्ट देके अब अगर यूपीएससी छोड़ के ये प्राइवेट सेक्टर में आना चाह रहा है तो इसको क्या आता है, इसको क्या मालूम है, तो कुछ सीखो। कुछ भी कॉलेज है, 3-4 साल मस्ती भी करो, मस्ती ज़रूरी है। रोबोट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इंसानों का सिलेक्शन हो रहा है। सारे लोगों को कुछ ना कुछ उन्होंने अचीव किया बाकियों से ज़्यादा इस एग्ज़ाम में, तभी वो लिस्ट में हैं। जो लिस्ट में हैं वो सब डिज़र्विंग हैं, उस लिस्ट में होने के हकदार हैं वो। और ये एग्ज़ाम ना सर, अब लास्ट के 2-3 साल से मैं मतलब ट्रेंड देख रहा हूँ, इट्स नो मोर अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट्स द टेस्ट ऑफ हु कैन सफ़र फॉर द लॉन्गेस्ट, कि कौन इसमें सबसे ज़्यादा घिस सकता है खुद को, जो भी सर बता रहे थे। तो घिसना है, ठीक है, सब घिस रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा ज़्यादा, हो सकता है इस साल नहीं अगले साल, जो ज़्यादा घिस लेगा वो आगे निकल जाएगा। बाकी तो यार कंसिस्टेंसी इज़ बोरिंग एंड दैट्स वाई इट वर्क्स, इसीलिए वो काम कर जाती है, क्योंकि हर कोई कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है। अपना पिछला एक हफ्ता सोच के देखो, क्या तुम पिछला एक हफ्ता कंसिस्टेंट थे? नहीं थे, कभी कुछ था कभी कुछ था, आज का दिन वैसा है कल का दिन वैसा था, तो चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन जो इनमें डील कर गया, ही इज़ देयर और शी इज़ देयर। और ये एग्जाम सीपीआर मॉडल पे चलता है। सीपीआर मॉडल ये कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस और रेजिलियंस। जितनी ये 3 चीजें आपके पास हैं, उतना जल्दी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और साथ में पेशेंस और परसिवरेंस ही तो है जो चाहिए। क्यों आपको पेशेंट होना है? क्योंकि आपके सामने इतनी सारी समस्याएं आएंगी। अगर पेशेंस नहीं होगा तो कैसे आप उन समस्याओं का समाधान भी करोगे? ये एक सबसे बड़ी बात है। और इस एग्जाम में आपने 10वीं में क्या किया, 12वीं में क्या किया, कोई महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है इस एग्जाम के अंदर आपने क्या किया।
They will judge you on the basis of what you have written in mains, not in your BA exam, not in your 10th or 12th class. And जब आप लिख रहे हो और जो सामने वाला चेक कर रहा है उसको नहीं पता कि आपने 10वीं 12वीं में कितने मार्क्स हासिल किए थे. बहुत से ऐसे आपको एग्जाम्पल्स भी दिखेंगे जिन्होंने 10th 2nd डिवीजन से पास किया बट आज वो IAS ऑफिसर्स हैं. जब जागो तभी सवेरा है ये तो. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ सर, इस एग्ज़ाम में सर जैसा कि सर ने बताया कंसिस्टेंसी इज़ द की, तो सर इसमें हमें अलोंग द 3 इयर्स सर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें सर, इसके लिए सर कोई गाइडेंस सर? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि थ्रू आउट द 3 इयर्स जो आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेगा वो है आपका डिसिप्लिन. मतलब एक चीज़ को बार बार करना है हमको, है ना. ये कभी कभी क्या होता है ना, मोटिवेशन एक चीज़ आती है, तो डिसिप्लिन जो हम लोग ढूंढते हैं ना, मोटिवेशन के अंदर ढूंढते हैं कि सर मोटिवेट हो जाए, कुछ ऐसा बता दीजिए कि अब मोटिवेशन मिल जाए हमको. हम डीमोटिवेट हो गए हैं, और डीमोटिवेट हो जाते हैं तो हम कंसिस्टेंट नहीं रह जाते हैं, है ना. हमें पढ़ना था लेकिन हम नहीं पढ़ पाए आज, क्यों? क्योंकि हम डीमोटिवेटेड हैं. देखो, अगर आप मोटिवेशन के चक्कर में रहोगे तो वो चीज़ ऐसी है कि कुछ दिन रहेगी फिर चली जाएगी. गाड़ी जब स्टार्ट होती है ना तो इग्निशन होता है, दैट इज़ मोटिवेशन. ये गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी है, लेकिन गाड़ी अगर चलनी है ना तो यू विल नीड पेट्रोल. तो वो कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन जो रहते हो ना आप लोग, डिसिप्लिन इज समथिंग जो आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाएगा. ये मोटिवेशन सिर्फ इग्निशन है. ऐसा भी आप लोग मोटिवेट हो रहे हो, इतनी सारी बातें सुन ली, हम कल ही IAS बन जाएंगे, लेकिन अगर बनना है तो अब आपको चाहिए क्या? पेट्रोल. और वो क्या आएगा? डिसिप्लिन से, कि हम फिर वही सुबह उठें, फिर वही किताब पढ़ें, फिर वही सो जाएं, फिर उठें, वही बोरिंग चीज़ कंसिस्टेंटली करती रहनी है. आप एक बात देखिए, फौज किस पे काम करती है? फौज के पास क्या मोटिवेशन है? नहीं. उनके पास क्या है? डिसिप्लिन. उनके पास क्या है? कंसिस्टेंसी. वो रोज थोड़ी वेट कर रहे हैं कि आज वॉर होगा और आज हम ऐसा करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन आए. कल कोई वॉर नहीं हो रहा है, 15 दिन 20 दिन साल बीत गए, क्या मोटिवेशन है? बट फिर भी वो कंसिस्टेंट है, फिर भी वो डिसिप्लिन्ड है. कारण जिस दिन वॉर होगा यही कंसिस्टेंसी, यही डिसिप्लिन उस दिन काम आएगा. मोटिवेशन पे नहीं चलता है. इट वर्क्स ओनली एंड ओनली ऑन डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. एंड सेकेंडली, ट्राई टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. कंट्रोल द कंट्रोलेबल मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल द पास्ट, you cannot control the future, you can just control the present that is there in your hand. आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कंट्रोलेबल क्या है, उसी को कंट्रोल करना है. वो कंट्रोल क्या है? तुम्हारा टाइम. अब वो कैसे कंसिस्टेंट रहेगा? थर्ड थिंग, ऐसा नहीं है कि हर दिन आप 6 घंटे पढ़ पाओगे, 10 घंटे पढ़ पाओगे और आप मोटिवेटेड रहोगे. एक दिन आप 2 घंटे पढ़े, आप डीमोटिवेटेड हो गए. नहीं, लंबी जर्नी है. 3 साल आपने तैयारी करनी है कॉलेज के साथ. Be the part of the family functions. फैमिली फंक्शंस हैं तो उनका पार्ट बने, कोई फंक्शन स्किप ना करे. बट ऐसा नहीं है कि आप उसी में हैं. We are living a pseudo life in mobile. वो pseudo life से बाहर आना है. अपने आप को अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो. एक स्पोर्ट ढूंढो जिसमें आप अपने आप मन लगा सकें. बैडमिंटन खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया. क्रिकेट में 11 लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं, तो एक ऐसा गेम चूज कर लो कि जो आप अकेले खेल सकते हैं किसी एक व्यक्ति के साथ ही. वो आपकी हॉबी भी डेवलप करेगा, आपको फिट रखेगा. आपका फिजिकल फटीग जो होगा वो आपको रात को बेहतर नींद देगा, आपका दिमाग चलेगा, आपकी रिटेंशन बढ़ेगी. देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू इट. अखबार रोज पढ़नी है, कंसिस्टेंट रहना है, यही कंसिस्टेंसी. पहली कंसिस्टेंसी तो यहीं से स्टार्ट होती है कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं कि नहीं. और न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर के तरीके से पढ़ें, एग्जाम के तरीके से क्यों पढ़ना है. इस बार सर हम लोग प्रारंभ में एक मोटी डायरी दी है ना आप लोगों के पास. यूज दैट. अब देखो उसका यूज देखो. तुम रोज जो पढ़ रहे हो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, लिखो उसको कि आज मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है. आज मैंने एक ही सब्जेक्ट तो आप नहीं पढ़ोगे, आप कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट तो पढ़ोगे. तो जब आप उसको लिखना शुरू करोगे रोज रोज कि आज मैंने ये पढ़ा है, आज मैं नहीं पढ़ा हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब थी, आज मेरा मन नहीं किया पढ़ने का, आज मेरा सोने का मन किया, मैं 6 घंटा सोया हूँ एकदम, आज मेरा मन नहीं किया, आज दोस्तों के साथ घूमने का मन किया, मैं ये भी लिखोगे कि मैं आज घूमने गया था, आज मैं पढ़ा नहीं हूँ. और जब तुम उसको महीने के अंत में या कभी भी 15 दिन में बैठ कर देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा? एक अच्छी मैंने एक बोलते अलग सी खुशी मिलेगी तुमको कि अरे मैंने इतना पढ़ लिया, इतना टॉपिक मैंने कवर कर लिया.
और ये चीज़ जरूर करना चाहिए, ये स्टार्ट कर दो तुम लोग। सर मुझे ये पूछना था कि हमें ऑप्शनल क्या रखना चाहिए। जैसे मेरा है कि मुझे पॉलिटिक्स बहुत पसंद है, कि मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है पॉलिटिक्स, मैं देखता भी हूँ और मैं बहुत डिबेट भी करता हूँ, तो पॉलिटिक्स में मुझे वो पसंद है। तो क्या मुझे अपना ऑप्शनल पॉलिटिक्स ही रखना चाहिए या कुछ अलग रखना चाहिए या कुछ और? पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस थोड़ा अलग होता नहीं, है। उसने दे दिया अपना आंसर। आप बताइए सर। तुम्हारा आंसर आ चुका है, तुम्हारा इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, दैट्स मैट, बस यही फाइनल है कि तुम उस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ पा रहे हो। ऑल्सो मतलब तुम इससे समझ पाओगे, तुम लोग 11th-12th में थे ना, कुछ सब्जेक्ट्स पसंद नहीं होंगे, हिस्ट्री नहीं पसंद था, हिंदी नहीं पसंद था, किसी को इंग्लिश नहीं पसंद था। अब जो टॉपर है ना, जो भी रहा होगा तुम्हारे बैच का, क्लास का, उसको सारे सब्जेक्ट पसंद आते थे, या तो हो सकता है तुम ही वो टॉपर थे, ये भी हो सकता है। तो इस एग्जाम में भी 12-13 सब्जेक्ट होंगे। हाउ विल यू कम्पीट विद दैट पर्सन जो इन सारे 12-13 सब्जेक्ट्स को मन से पढ़ रहा है? उसको सीखने की ललक है कि आज मैंने इकोनॉमी सीखी, आज मैंने हिस्ट्री के बारे में जाना, आज मैंने पॉलिटी के बारे में जाना। तो हमें इंटरेस्ट अगर डेवलप कर लिया हमने, गेम ओवर। फिर तो तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तुम्हें डिसिप्लिन आगे लेके जा रहा है इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट आ चुका उसमें। अब जिसका इंटरेस्ट नहीं है मान लो, तो अब सब्जेक्ट उसको चूज़ करना है कि ऑप्शनल में क्या करूँ। वहाँ पे 2-3 तरह की अप्रोच होती है कि उस सब्जेक्ट का रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, टीचर्स अवेलेबल है या नहीं, उसके PYQs को मैंने देखा वो सॉल्वेबल है कि नहीं। ये सारे तरीक़ों से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा ऑप्शनल क्या होगा। पर लेकिन हाँ, चूज़ करते हैं जब GS हम थोड़ा सा 1-2 महीना 3 महीना पढ़ लें, तब समझ आने लगता है कि हम सोशियो ले लें या एंथ्रोपोलॉजी ले लें, या हमने जो ग्रेजुएशन में ले रखा है हम उसी पे टिके रहें, कोई इंजीनियर होगा तो ऐसे। ठीक है, तो इंटरेस्ट आ गया तुम्हारा पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स मीन्स आई विल कम वेरी क्लोज टू पॉलिटिकल साइंस, वहीं लैंड करोगे आप, या सोशियो में आ सकते हो आप, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नहीं सर, मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मतलब मैं डिसाइडेड, सॉर्टेड, हो गया। मीडियम क्या है आपका? मैंने इंग्लिश मीडियम में अपने आप को चूज किया है अभी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। यस जैन सर। थोड़ा सर, माइक ऊपर। जैन सर। सर मेरा क्वेश्चन भी ऑप्शनल से रिलेटेड है सर। जैसे मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग से है सर, क्या सिविल इंजीनियरिंग ऐसा ऑप्शनल लेना बेस्ट चॉइस होगा? इंटरेस्ट है सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने में, मटेरियल साइंस और चीज़ें ये सब, यस सर, बिल्डिंग मटेरियल जो ये सब होते हैं। यस सर। सर यूपीएससी की तैयारी करने से पहले भी बीटेक सिविल में करने का सोचा था। यू हैव इट। फ्लूइड मैकेनिक्स आता है? हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब यहाँ पे बर्नौली थ्योरम लगानी पड़ती है। सर नॉर्मल तो फिर हाँ, मतलब बात ऐसी है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि जितने लोग सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल ले रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उस ऑप्शनल को कितना जस्टिस दे सकते हैं। दूसरा, बस एक डाउट आपके मन में आएगा जब आप सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल को लेकर चल रहे होंगे, वो कभी कभी ऐसा होगा, हाँ इंटरेस्टिंग है, मैंने अपना बैकग्राउंड जो मेरा था मैंने उसके हिसाब से इसे चूज किया है, बस इससे मुझे बाकी के पेपर में मदद नहीं हो रही, वो फियर आपके मन में रहेगा। बस सिंपल यही एक मेजर फिलॉसफी है। अगर आपको लगता है कि आप सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये आपके आगे आने वाले समय में भी, जैसे हम प्लान बी की बात करते हैं, उसमें भी बहुत साथ देगा। बहुत सारे एग्जाम्स निकलते हैं, जेई के, एई के, और ईएस भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप अच्छा सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। बस यूपीएससी के फील्ड में आप उसको पॉजिटिव भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं, और वो जो नेगेटिव पार्ट, एक जो छोटा सा नेगेटिव फियर रहता है वो यही है कि मेरे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में क्या मुझे हेल्प मिल रही है। आई एम अ केमिकल इंजीनियर, मैंने भी जब अपने ऑप्शनल्स को डिसाइड करना था उस समय पे यही एक मेजर फियर था हमारे मन में। दैट्स व्हाई आई डिड नॉट गो फॉर द ऑप्शनल, मतलब इंजीनियरिंग ऑप्शनल की साइड में मैं नहीं गया। दो केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में नहीं था, बट केमिकल और सिविल के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है हमारे, तो मैंने भी सोचा था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग ले लेता हूँ, आगे चल के थोड़ा मदद मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है, वो आपको अपने बस ऑप्शनल के साथ हुआ है कि आप उसके साथ जीते हो। ऑप्शनल निर्धारित करेगा कि आप किस पायदान पर आओगे, ये रोल है ऑप्शनल का। बस आप थोड़ा डीप में पूछा जाता है, चाहे कोई भी ऑप्शनल हो, आप थोड़ा सा अगर आपके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सिविल इंजीनियरिंग की, यू कैन गो विद इट। तुमको ये भी देखना है कि यार सिविल इंजीनियरिंग मैं पढ़ तो रहा हूँ बीटेक में, इसका यूपीएससी वाला पोर्शन कितना है, जिसके रिसोर्सेज हैं, इसकी सारी बुक्स जो भी आपकी बुक्स होती होंगी बीटेक में, वो सब की सब बुक्स मेरे पास है कि नहीं यूपीएससी के एग्जाम के लिए, मेंस के लिए। अब ना आपको वो याद है, एक टॉपर थे कनिष्क कटारिया, आईटी बॉम्बे, मैथ्स ऑप्शनल,
तो उन्होंने बोला था कि ना मैथ्स मुझे ना रिफ्रेश करता था, जीएस मेरे को ना बहुत मोनोटोनस हो जाता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉलिटी, मैथ्स पे आता था ना तो मुझे मेरा कॉलेज याद आता था। मैं अपना मन से करता था डेरिवेशंस, मैं अपना मन से करता था लाप्लास, अलजेब्रा, सारी चीज़ें। तो वो उसको ना, उसकी मोहब्बत थी, लव मैरिज थी वो। और ऑप्शनल हमारी सबकी लव मैरिज ही होती है। फिर वो एक बार हो गई, फिर वो अब निभानी खुद ही है, उसमें फिर अब किसी को नहीं बोल सकते ना। और पापा मम्मी को थोड़ी बोलेंगे ये दिलाया था, ये तो मैंने चूज़ किया है, मेरी है, करेंगे, झेलेंगे इसको। तो मन से लेना ऑप्शनल, तबीयत से लेना, इसके रिसोर्सेज देख के, इसके टीचर्स देख के, इसके सिलेबस देख के, इसके PYQs देख के कि हाँ भाई ये ऑप्शनल है अब मेरा। चाहे तो किसी को ऑप्शनल छोटा होता है, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो, ये सारे कुछ होते हैं बड़े बड़े, ज्योग्राफी 6-6 महीने लग जाते हैं पढ़ने में। मेरा मानना है सर इनिशियल लेवल में अभी ऑप्शनल की जगह पहले जीएस थोड़ा सा, पहले थोड़ा जीएस पढ़ लो। लास्ट क्वेश्चन, यस प्लीज। हाँ प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम सिमरन है और मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूंगी जैसे प्रॉमिस किया है। अब जाके तो आपको नाम पता चला है, और पहले QR ही भेज रहे थे आप। सर मेरा रिकॉर्डिंग में आ जाए ताकि कर दो अगली बार जब ऐसा हो, IAS बनो तो। हाँ सर बिल्कुल। सर मेरा एक डाउट था कि जैसे UPSC का सिलेबस बहुत ही वास्ट होता है, बहुत ही बड़ा होता है, तो होनेस्टली बताइएगा कि UPSC के सिलेबस के लिए क्या PW का जो बुकलेट होता है वो सफिशिएंट है या नहीं? क्योंकि मैंने रैंक 1 अनुज सर का देखा था, उन्होंने कई रिसोर्सेज का हेल्प लिया था, तो कैसे हम केवल एक PW की बुक पर बिलीव कर सकते हैं? मैं कहूँगा यस है, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा। है क्यों है, देखो क्या होता है कि ये किताब जो होती है ना, कोई भी किताब है, अगर आप बात करोगे सर M लक्ष्मीकांत, तो कह रहे हैं इसे M लक्ष्मीकांत इज सफिशिएंट, कैन यू जस्ट से दिस? कोई M लक्ष्मीकांत भी सर उतर के आके नहीं बोल सकते कि हाँ मेरी किताब सफिशिएंट है, क्योंकि UPSC कैसे सवाल पूछ लेगा, उसी इन्फॉर्मेशन को हो सकता है ऐसे पूछे, आपको लगे ये न्यू टाइप की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं हिडन हो उन लाइंस में। तो किताब की जहाँ तक बात है, टॉपिक की बात है, अब कोई चीज़ नई घट रही है, SIR है, आई डोंट थिंक लक्ष्मीकांत सर ने उसमें SIR की बहुत डिटेल में चर्चा करी होगी जितनी चर्चा इस बार हो गई। तो वो कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, अखबारों से मिलेगा फिर। तो नो वन कैन क्लेम कि भाई पूरा लक्ष्मीकांत भी सफिशिएंट है। तो अगर आप बोलोगे किताब की क्वालिटी पे, यस मैं कहूँगा यस, क्योंकि देखो टॉपिक चेंज नहीं होते, वही इलेक्शन कमीशन हम में लिखाएंगे, वही इलेक्शन कमीशन कोई और इंस्टीट्यूट लिखेगा, वही इलेक्शन कमीशन लक्ष्मीकांत सर लिखेंगे, वही इलेक्शन कमीशन SC कश्यप, DD बसु सब लोग लिखेंगे। सो इट इज़ टोटली ऑन द एस्पिरेंट कि एक रिसोर्स पकड़ो, उसको फॉलो करो, PYQ लगाओ, उस पर आपको कोई फैक्ट मिलता है जो इस किताब में नहीं था उसको ऐड करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको लगा ये स्टेटमेंट मैंने इस किताब में नहीं पढ़ा UPSC वाला में, ऐड करिए, यू विल नेवर फाइंड। तो किताब अपने आप में सफिशिएंट है, उसको फुल फ्लेज किताब बनाना वो आपके नोट्स होंगे। आप जिस दौर में एग्जाम दे रहे हो उसका एक एवोल्यूशन पीरियड है, हर दिन इवॉल्व होती है चीज़ें, और उस एवोल्यूशन को आप हर दिन अपने नोट्स के अंदर ऐड करते रहो, वही आपकी फाइनल किताब है। यही सर ने बोला अभी, एंड दिस इज शेयर 100% ट्रू। आपने अपने आप पे विश्वास रखना, क्योंकि एक बात ये बिल्कुल तय है, कोई भी व्यक्ति आसान क्वेश्चन प्रीलिम्स में सही करने से प्रीलिम्स पास नहीं करता, और मुश्किल क्वेश्चन को गलत करने से प्रीलिम्स फेल नहीं करता। गेम है मीडियोकर क्वेश्चंस का और अपनी नर्व्स को होल्ड करने का। बिलीव इन योर कंटेंट, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, you will definitely go on with this exam, right? चलो, थैंक यू सो मच देन एवरीवन, एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, वी विल गो थ्रू द कमेंट्स, और अगली बार हम फिर उन सवालों के साथ ऐसे ही सेशन आपके साथ और भी लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे।